नमस्कार, आप देख रहे हैं चौधर की जंग। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम विभिन्न विधानसभाओं का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है इस बार के चुनावों में और अपने नेताओं से। अलग अलग दल राजनीति में यहाँ हरियाणा में लगभग हर चुनाव में देखे जाते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव ऐसा है जिसमें कई सारे दल चुनावी मैदान में हैं। अलग अलग दल चुनावी मैदान में हैं। गठबंधन इस बार देखा, कोई बड़े दलों में कोई गठबंधन नहीं है इस बार हरियाणा के चुनाव में, लेकिन हरियाणा जनहित कांग्रेस और विनोद शर्मा ने मिलकर गठबंधन बनाया है। देखना होगा कि उसका भी क्या हश्र होता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि नरेंद्र मोदी की जो लहर लोकसभा में थी वही लहर विधानसभा में भी देखने को मिलेगी। उधर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी तो इंडियन नेशनल लोक दल अपने 10 साल का वनवास पूरा करने के लिए अग्रसर है कि अब पूरा हो गया है उनका वनवास और इस बार वो सरकार में आएंगे। चौटाला साहब आज जींद में रैली करके ये भी कह भी चुके हैं कि चाहे उन्हें जेल से ही क्यों न शपथ लेनी पड़े, लेकिन इस बार सरकार बनेगी तो इंडियन नेशनल लोक दल की और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। चलिए आज अपने इस कार्यक्रम के तहत आज हम बात करते हैं गुड़गांव लोकसभा की और उसमें सबसे पहले बात करेंगे बावल की, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ शंभू भद्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुलदीप शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, राकेश जी हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता, और अनूप यादव कांग्रेस से, धर्मपाल मकरोली इंडियन नेशनल लोक दल से। आप सभी का स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बावल की। बावल में कांग्रेस पार्टी ने 3 बार जीत दर्ज की है। हालांकि यहां पर रामेश्वर दयाल इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक हैं और इस बार कांग्रेस ने अमृत कला टिकानिया को टिकट दिया है तो श्याम सुंदर अग्रवाल को इनेलो ने टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बनवारी लाल को टिकट दिया है। तो देखना होगा कि इस पूरे समीकरण में क्या कुछ बनता है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में खड़े कर दिए हैं। स्थिति क्या कुछ बनेगी, मेरे साथ जो मेहमान बैठे हैं उनसे चर्चा करेंगे और विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। कुलदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बावल क्षेत्र, क्योंकि ये माना जाता है कि रामपुर हाउस से यहाँ की राजनीति चलती है, क्या रामपुर हाउस का इस बार प्रभाव रहेगा? क्योंकि पहले रामपुर हाउस में कांग्रेस ही रहा करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के नेता हो गए हैं। सही बात है, लेकिन यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जो टिकट कांग्रेस पार्टी ने आपके बार दिया है वो कहीं ना कहीं जो हमारे स्थानीय वहाँ के विधायक हैं कैप्टन अजय यादव, उनके जो संरक्षण में वो टिकट दिया गया है। सभी प्रत्याशी जो है वो नए हैं और जो उनका जो वहाँ पे प्रभाव है, बात करते हैं बीजेपी से डॉक्टर बनवारी लाल जो वहीं पे उनका क्लिनिक है, वो वहीं से बिलोंग करते हैं और वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। ये भी राव जी के समर्थक हैं। लेकिन बात ये पैदा होती है कि उनका जो जमीनी जो जुड़ाव है लोगों के साथ वो बहुत कम है। मसलन हम बात करें अगर जो है अमृत कला जी की, वो भी रेवाड़ी में पार्षद रही हैं और वो भी वहां पे एक पैराशूट मैं कहूंगा कि कैंडिडेट हैं जी। और ये वहां पे देखने लायक बात होगी कि हमेशा से वहां पे एनएलडी और कांग्रेस की लड़ाई रही है। बीजेपी क्या कुछ करने जा रही है ये वहां पे देखने के लिए रहेगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये अहीर बहुल है और यहाँ पे ये बहुत सारी चीज मायने रखेगी कि कौन यहाँ पे अपने आप को जमीन से जुड़कर लेके आता है और जनता के साथ अपने आप को जोड़ पाता है। रामेश्वर दयाल आपकी पार्टी के यहाँ विधायक हैं, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ हुआ नहीं बावल में, तो अब किस आधार से इंडियन नेशनल लोक दल चुनावी मैदान में जनता से वोट मांगेगी? क्या किस तरीके से अपील करेगी, क्योंकि काम तो नहीं हुआ? रामेश्वर दयाल जी हमारे विधायक थे, अब वो अब हमें श्याम सुंदर सबरवाल को टिकट वहां से दी है जी। और बावल हल्के के अंदर जब हमारी सरकार थी, निर्मल रंगा जी पहले हमारे मंत्री भी रहे हमारी सरकार में, और वो इस हल्के को रिप्रेजेंटेट करते थे और उस टाइम पे बहुत विकास का काम हमने कराया था बावल हल्के में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो पूरे हरियाणा में विकास के काम कराए थे, कोई हमने क्षेत्रवाद का कोई भेदभाव नहीं किया। और जितनी भी फैक्ट्रियां वहाँ बावल में लगी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम पे उस समय वहाँ फैक्ट्री लगवाने, लेकिन चौटाला जी ने जब उस समय फैक्ट्री लगवाने का काम किया था, औद्योगिक क्षेत्र तो बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो दावा किया और वायदा किया गया था कि लोकल लोगों को ही, लड़कों को ही नौकरियां दी जाएंगी, जो इस बार की सरकार ने भी दावे किए थे कई जगह जहां भी औद्योगिक आधार और औद्योगिक विकास हुआ है, लेकिन वही काम आपकी सरकार में भी हुआ था और वही काम इस सरकार में हो रहा है। तो जनता कैसे यकीन करे कि आप वाकई अपने दावों पर और वादों पर खरे उतरते हैं? दिया कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी प्राइवेट पार्टनरशिप में जो फैक्ट्रियां लगा रखी है वो कंपनियां हैं, उसके अंदर हम 50% रोजगार उस जिस क्षेत्र में वो फैक्ट्री लगी वहां के लोगों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। कानून बना देंगे हम, ये जब हमारी सरकार बनेगी। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा है ये। अच्छा,
सरकार आपकी भी रही साहब, लेकिन आप क्या खुंदक ये गुस्सा तो नहीं निकाल रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक आप लोगों ने चुन लिया तो यहाँ विकास नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 10 साल से सरकार रही आप। बावल में हमने तो विपक्ष का विधायक होने के बावजूद भी वहाँ पे बहुत ज्यादा काम करवाया गया। हाँ। हमारा एक तो कृषि विश्वविद्यालय जो वहाँ पे बना हुआ था, उसकी हालत चौटाला साहब की सरकार थी, उनके विधायक थे, उन्होंने बहुत बुरी हालत कर रखी थी। अब हुड्डा साहब ने उसका उदारीकरण किया है, उनको डेवलप किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बढ़िया तरीके से चालू किया है। दूसरा, इंडस्ट्रीज जोन घोषित किया है। 2019 तक हुड्डा साहब ने अभी घोषणा की थी और काम भी चालू हो गया, उस पे रोड मैप हो रहा है उनका भी। 2019 तक वहां पे मेट्रो पहुंच जाएगी। और नहीं देखिए, चलिए मेट्रो पहुंच जाएगी, लेकिन उससे मेट्रो पहुंच जाएगी, लेकिन इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि सब लोगों में एक जिस तरीके से विकास की लहर जो लोगों को दिखी जाए कि विकास हर एक व्यक्ति तक पहुंच गया। देखिए मैं बात करता हूं, बावल को 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ है बावल, एक तो है बावल ब्लॉक तो दूसरा होल ब्लॉक, दोनों में अलग अलग जातियों के लोग हैं। तो इस तरीके से दोनों ही ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र जो बनाया गया है वो बावल ब्लॉक में है, लेकिन बात करें होल क्षेत्र की तो वहां पर पीने के पानी का कोई वहां पर उपलब्धता नहीं है। नहरी पानी वहां टेल तक नहीं पहुंच रहा है। जमीनी पानी का जो स्तर है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। 10 साल में आपकी सरकार ने उसको ठीक करने के लिए क्या किया? कोई एक कदम आप मुझे बता दीजिए। नहीं, वहां पे का काम चल रहा है कि वहां पे पानी का ये तो हमारा जैसे SYL का जो मुद्दा है वो सुलझ के आएगा तो दक्षिणी हरियाणा में पानी नहीं, SYL का मुद्दा तो आपका सालों से नहीं सुलझा। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं सुलझाया? नहीं, सरकार तो उस वक्त देखिए आपकी भी थी, 2000 में हमारी कोर्ट से मंजूर करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने हमने SYL का नहर का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करा लिए थे। इन्होंने तब इनकी सरकार है, इन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया। नहीं, लेकिन देखिए आपकी नहीं आप सिर्फ कांग्रेस पर आरोप किया। चलिए ठीक है राकेश जी, आपका क्या यहाँ पर स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का? क्योंकि यहाँ कोई जनाधार, वही बात, क्योंकि हरियाणा में ज्यादातर जगह पर नहीं था लेकिन अब बन रहा है, तो क्या यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ से क्या जीत दर्ज कर पाएंगे? अरुण जी, इसके लिए सबसे पहले तो जो पिछले जनरल लोकसभा के इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए, उस पर एक बार आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो हमारे जो राव इंद्रजीत सिंह वहां से MP बने हैं, उन्होंने 6,44,780 वोट ली और टोटल वोट जो मत प्रतिशत था उनका 48.82% था। और INLD के जो जाकिर हुसैन जी थे वो सिर्फ 3,70,058 वोटों 28.2% पे रहे। तो इससे ये एक साफ संकेत है क्या उस बार भी देश में आपकी जीत का मैं उस पर क्लियर कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है। और यहाँ पर एक और बात प्लस होती है कि राव इंद्रजीत जी का पूरा प्रभाव है, उनके घर से पूरी की पूरी 9 सेगमेंट्स में बीजेपी ने लीड ली। लेकिन क्या बीजेपी ने लीड ली इस विश्वास पर क्या विधानसभा चुनाव भी जीत सकते हैं? मैं कह तो रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए कि जो धर्मपाल जी कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास करा अपने समय में, बावल में किया, पूरे हरियाणा में भी किया, कांग्रेस भी कह रही है। तो जो धर्मपाल जी सो कार्ड अपना विकास बता रहे हैं उसका रिजल्ट तो 2004 में आ चुका कि कितनी सीटें आई, धर्मपाल जी को भी पता है। अब कांग्रेस का जो विकास का कि उसका रिजल्ट आया और उसके बाद जो कांग्रेस इस बार कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, इसका रिजल्ट इस बार आएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने दोनों जनता ने भारतीय जनता पार्टी का कभी भी शासन नहीं रहा। मैं अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। इन दोनों पार्टियों का शासन प्रदेश की जनता ने देखा है और प्रदेश की जनता दोनों पार्टियों के शासन में तंग रही है। वो एक जो नया पार्टी को देखना चाह रही है, तो आप भारतीय जनता पार्टी एक उम्मीद की तरह देखी जा रही है। सहभागी तो आप भी थे 2000 में, बिल्कुल, लेकिन या तो फिर ये कहिए कि आपका जो जिसके पास ज्यादा विधायक थे, जिन्होंने सरकार बना ली, मुख्यमंत्री जो बन गए, उन्होंने आपकी चलने नहीं दिया, तो आप ये कहिए। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जो रिजल्ट था, जो इनका जो ये सो कार्ड कहते हैं हमने विकास किया, क्योंकि सरकार बहुमत में तो ये थे, हमारे कुछ एक विधायक थे जरूर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो ये सो कार्ड विकास कह रहे हैं वो विकास के दावे ये झूठे करे, उसका रिजल्ट पहले आया। कांग्रेस जो इस बार सो कार्ड अपना विकास बता रही है, उसका रिजल्ट इस बार जनता उनको बता देगी। शंभू, क्या लगता है आपको यहाँ बावल की राजनीति को देखते हुए, क्योंकि रामपुरा हाउस से यहाँ की राजनीति चलती है, इतना तो तय है, और यहाँ पर क्योंकि जिस भी पार्टी में वो होते हैं, कांग्रेस में जब थे तब कांग्रेस का भी जो भी उम्मीदवार होता था वो वहीं से डिसाइड होता था कौन चुनाव लड़ेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी में तब भी वैसा ही हुआ है। दरअसल में ये सीट पे एक तो जो राव इंद्रजीत सिंह है, ये जो पूरे गुड़गांव को अगर आप देखें, वो जो बेल्ट है खास करके, तो एक तो राव इंद्रजीत सिंह की कड़ी परीक्षा होगी। दूसरी बात है जो कैंडिडेट वहाँ पे हैं, अभी विधायक है वहाँ पे इनेलो का,
तो उनको चुनौती होगी अपनी सीट बचा करके रखने की। और कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है। जैसे कि अमृत कला है या बनवारी लाल जी हैं, नए चेहरे हैं, और मतलब एक के बारे में हम अभी हमारे साथी कह चुके हैं कि वो अपने क्लिनिक और पब्लिक जो बीजेपी के कैंडिडेट है तो उनका जो पब्लिक में होना चाहिए जो अपीयरेंस वो नहीं है, और अमृत कला जी बाहर से आई हुई हैं। तो कुल मिला के हम जो वहाँ पे देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं कि बीजेपी को और कांग्रेस को जो अपनी अगर मान लीजिए होल्ड बनाना है वहाँ पे, तो निश्चित रूप से कैंडिडेट एक फैक्टर होगा। पार्टी ठीक है, पार्टी के हिसाब से काम होगा। इन दोनों कैंडिडेट को अपनी प्रेजेंस या अपनी चीज़ों को देखना होगा कि किस रूप में जनता स्वीकार करती है। मतलब पार्टी से ज़्यादा व्यक्तिगत यहाँ पे अब इस सीट को लेकर के खासकर जो विकास को, अच्छा इसमें जो पॉइंट है वो है कि विकास को लेकर जो भेदभाव रहा है लगातार। आप देखिए कि बावल और ये है आपका होल ब्लॉक जो है, 2 ब्लॉक जो बटा हुआ है, तो होल में देखिए अहीर की आबादी ज़्यादा है। हाँ। और बावल में जाट की आबादी ज़्यादा है। और हुड्डा जी पे आरोप, हुड्डा सरकार पे, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करूँगा, हुड्डा सरकार पे विकास में भेदभाव के पक्षपात का आरोप लगता रहा है। तो उसमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि एक तरफ आप मान लीजिए कि विकास कर रहे हैं, एक तरफ आपको पीने के पानी नहीं है। और पूरे दक्षिण हरियाणा में पानी एक बड़ा इशू है, और वो इस चुनाव में इस फैक्टर रहेगा कि कौन उसको पानी देने का वादा करता है, और जनता भी ये मान के चलेगी कि कौन दल हमको पानी मुहैया कराने में सक्षम है, क्योंकि उन्होंने देखे हैं कई सरकार। बिल्कुल, पानी का ये बड़ा मुद्दा है। पूरे दक्षिण हरियाणा में, एक सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दक्षिण हरियाणा में पानी एक बड़ा इशू है, सटा है। कई जगह पीने के पानी नहीं है। वहीं उत्तर हरियाणा की स्थिति ठीक है, लेकिन दक्षिण हरियाणा में लगातार पीने के पानी को लेकर इशू है, सिंचाई के पानी को लेकर के इशू है, और सरकार को बार बार मौका मिला है, वो इस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। कुलदीप, ये जो मुद्दा है पीने के पानी का, हर बार सरकारों की तरफ से जो वायदे किए जाते हैं वो ये किया जाता है कि एसवाईएल के पानी को हम टेल तक, लास्ट तक लेके आएंगे, हरियाणा के अंतिम छोर तक लाएंगे, लेकिन हर बार ये वादा ही बना रहता है और पीने के पानी के लिए आज भी जूझ रही है जनता। देखिए, एसवाईएल इज अ डेड केस। आज उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। सिर्फ ये मुद्दा जो उठता है चुनाव के वक्त उठता है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे जिस क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, हमें उसकी महत्वपूर्ण स्थिति को समझना पड़ेगा। एक पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो NH8 पे बढ़ता है, राजस्थान से सटा हुआ है, और इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, वहां पे डेवलपमेंट के बहुत सारे चांसेस हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो चुनाव के वक्त जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, वहां पे उस क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली कोलैप्स्ड है। वहां की जनता हर बार एक नए इंसान को चुन के भेजती है कि वो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन वही जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हर बार जो होती है वही बावल के साथ हो रही है। आज वहां देखिए रोड्स बहुत बुरी हालत में है, पानी का शंभू जी ने भी जिक्र किया, बहुत बुरा हाल पानी का, और उसके अलावा जो बिजली है, और सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे जो सिंगल विंडो क्लियरेंस हर बार हर सरकार कहती है कि भाई हम करेंगे, जो लोग वहां पे फैक्ट्रियां लगाएंगे, तो ये फैक्ट्री वाले कहां से आएंगे वहां पे? अगर आप उनको बुनियादी सुविधाएं देंगे ही नहीं तो वो कहां से आएंगे वहां पे? और अगर वो लोग आते हैं तभी तो क्षेत्र का विकास होगा। और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव के वक्त जो आरोप लगते हैं, एसवाईएल और फला मुद्दे निकल के आते हैं, जो है असली मुद्दा जो है वहां के लोगों का विकास करने का, जो सरकारें नहीं कर रही। ये बड़ा पॉइंट है। आप सरकारें, क्योंकि आप भी ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, बीजेपी की भी सरकार, इनेलो की दोनों के मिलकर सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की भी सरकार रही है, आप तीनों की सरकार वहां पर किसी न किसी समय पर रही है। फिर आप कैसे वादा, आप कैसे यकीन दिलाएंगे जनता? अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर कभी भी सरकार नहीं रही, और इस बार हरियाणा की जनता मन बना चुकी है, वो बदलाव चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी को एक ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है। हम इस बार कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर सरकार बनेगी, और ये जो सारी जितनी भी वहां के लोगों की समस्याएं हैं उनका निराकरण भी हम करेंगे। अनूप, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने वहाँ पे विकास कराया, मैंने आपको बताया। देखिए, आप वही बात इंडस्ट्रीज वहाँ पे आई हैं, हाँ। वो हुड्डा जी की देन है। अभी आप 2005 से पहले की इंडस्ट्रीज गिन लीजिएगा और आज चल के वहाँ पे देखिएगा कितनी इंडस्ट्रीज आई है वहाँ पे। ये कोई विकास इंडस्ट्रीज आना, उनको स्थापित करना, चौटाला साहब के में पलायन कर गई थी वहां से, इंडस्ट्रीज चली गई थी वहां पे इंडस्ट्रीज। अब तो वहां पे इंडस्ट्री जोन स्थापित हुआ है, इंडस्ट्री जोन घोषित हुआ है। उसके बाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई है, वहां के स्थानीय बच्चों को, युवकों को नौकरियां दी गई है।
तो आप ये क्या ये नहीं मानते कि भेदभाव का जो नहीं, आरोप कोई लग रहा है भेदभाव सरकार के नहीं, ऊपर? नहीं कोई, बल्कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक थे रामेश्वर आपने जी, दो एक ही उनके क्षेत्र के उनके वहीं के नेता, लोकसभा उनके में वहीं के एक ही स्थानीय नेता इस बात की तरह इस बात का आरोप लगाते हैं। एक ही क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं और दोनों ही ब्लॉक में इतना ज्यादा भेदभाव, तो फिर आप कैसे आप ये कह सकते हैं, कैसे इस आरोप से नहीं, बच वो सकते तो हैं? वहाँ के स्थानीय विधायक की भी अपना फर्ज बनता था कि वो उनके साथ बराबर विकास कराएं, वहाँ पे अपना विकास की आवाज उठाएं। वो तो जो भी हमारी नोटिस में आया, हुड्डा साहब की, हुड्डा हमारी कांग्रेस सरकार ने हुड्डा साहब के नेतृत्व में वहां पे सारा काम हुआ है। रामेश्वर जी को जब जनता के सामने जवाब देने का समय आया तो पार्टी छोड़ गए, आज के दिन वो बोल नहीं रहे हैं। आप इसका जवाब दीजिए। आरोप क्यों लगाया? 2004 से 2005 तक इनकी सरकार रही, हुड्डा 2004 से 2009 तक इनकी सरकार रही, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे और इनके जो विधायक एमपी थे राव इंद्रजीत जी, उन्होंने ही भेदभाव का मुद्दा लगाया। अगर इन्होंने विकास 5 साल में कराया होता तो 2009 में हमारा विधायक कहां से चुनता? हमारा 2009 में हमारा विधायक वहां से बना है। इन्होंने कोई विकास के काम कराए नहीं। फैक्ट्री की बात करते, जितनी भी फैक्ट्रियां वहां लगी परमानंद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम पे लगी है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अगर इस दक्षिणी हरियाणा का किसी ने किया तो या चौधरी देवीलाल जी ने किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। नहीं देखिए, एक बात मुझे धर्मपाल जी बताइए, आप अनुभवी ज्यादा हैं और आपका अनुभव राजनीति का ज्यादा है, लेकिन क्या आप ये बात इसको मान सकते हैं कि आपकी सरकार में काम वाकई में हुआ? क्योंकि ये जो आज मुद्दे बन रहे हैं ना बावल में जो आज मुद्दे बन रहे हैं, यही मुद्दे आप लोगों ने जब सरकार बनाई थी उससे पहले उठाए थे। 5 साल आप सरकार में रहे, कुछ भी नहीं। वही बात आप लेकिन किस बात से कह रहे हैं? हुड्डा साहब की है, 10 साल से सरकार हुड्डा साहब की तो है। आप भी जनता के बीच जाएंगे ना? हुड्डा साहब जी कह रहे हैं, हाँ, आप जनता के बीच जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सुधार यादव जी वहां से एमपी थी जब हमारे सरकार थी, और सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। ये कैसे करे? वहां इनकी सरकार नहीं थी, सेंटर में इनकी सरकार थी। जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे तो कौन करेगा? चलिए ठीक है। अच्छा, शंभू, यहाँ मैं के ये जानना लोकल चाहता कैंडिडेट पे मैं एक हूँ, ये इस तरीके के मुद्दे हैं जिनको हर बार उठाया जाता है, हर बार। ये 1999 से लगातार देखा जा रहा है। बंसीलाल जी की भी सरकार थी, उस वक्त भी ये मुद्दा लगातार ये मुद्दा बहुत चल बड़ा था, लेकिन आज तक क्यों यही मुद्दा बन रहा है हर चुनाव में? जैसे कि बात हुई एसवाईएल की, एसवाईएल को हर चुनाव में उठा लेता है, हर एक राजनीतिक दल उठाता है और बात करता है कि इस बार बन गया समझो, लेकिन राज्य में सरकार जिसकी उसी की केंद्र में भी सरकार रही है, ऐसे मौके कई बार आए, फिर भी ये मुद्दा नहीं सुलझा। एक्चुअली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें जो काम करने की प्रवृत्ति है, चीज़ों को देखने की प्रवृत्ति है, जब तक हम समग्र नहीं सोचेंगे राजनीतिक रूप से और पूरे प्रदेश में कहाँ पे क्या विकास का एक मॉडल नहीं बनाएंगे किसी भी स्टेट के लिए स्पेसिफिक उस जगह के हिसाब से, तब तक निश्चित रूप से हम किसी इलाके को उस पोजीशन पे नहीं ले आ पाएंगे। अगर मान लीजिए हमको एक हरियाणा का ही लीजिए, हरियाणा में मान लीजिए कि दोनों कांग्रेस को सबसे ज़्यादा टाइम मिला है शासन करने का, कांग्रेस के पास मान लीजिए एक विकास का मॉडल भी है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने यहाँ पे काम किया है उसमें देखिए कि बाइस्ड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा विकास हो गया है, कहीं पे बिल्कुल ही विकास नहीं है, कहीं पे बहुत पानी है तो कहीं पे पीने का पानी नहीं है, सिंचाई का पानी नहीं है। तो वही चीज़ इस क्षेत्र में जो खास करके बावल है यहाँ इस चीज़ को फैक्ट करता है कि मेन चीज़ है कि सरकार का इंटेंशन क्या है और विकास के उसके पास इंक्लूसिव मॉडल है कि नहीं सबके साथ लेकर चलने की, और ये नीतिगत खामियां हैं और ये लगातार अभी चलती रहेंगी जब तक कि सभी लोग अपने आप को उस तरह से डेवलप नहीं करती है राजनीतिक पार्टियां। एक लाइन में मैं छोटे दल जो भी हैं, चाहे मान लीजिए आप पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इन लोगों को ले लीजिए, हरियाणा में जो कि अभी सीन में है, यूपी में एसपी हैं, बीएसपी हैं, बिहार में जदयू है, आप बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, तमिलनाडु में है 2 पार्टी है, डीएमके और एआईडीएमके। जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि किसी के पास नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल के डेवलपमेंट मॉडल नहीं है आज के टाइम में। वो सत्ता में उनको बार बार मिलती है क्योंकि उसके पास एक पॉकेट है वोट बैंक का, और वो वोट बैंक जातिगत वोट बैंक है या खास तरह के वोट बैंक है, वो उनको बार बार मौका देती है, लेकिन उनके पास विकास का जो मॉडल नहीं है वो कुछ कर नहीं पाते। सत्ता मिलती है, जहां मिला वो फला आया, जब हमारा ये काम करवा दीजिए, वो आया हमारा ये काम करवा दीजिए, वो करवा दिया, लेकिन उसके पास मॉडल नहीं है, एक मॉडल नहीं होने से वो उस विकास नहीं कर पाती है, बार बार सत्ता मिलती है और फेल होती है। कुलदीप, ये इस विधानसभा को लेकर के आपकी राय, एक फाइनल कमेंट, उसके बाद अगली विधानसभा। देखिए, मुकाबला अभी करंट सिनेरियो देखा जाए तो डॉक्टर बनवारी लाल भी एक पैराशूट कैंडिडेट हैं और यहाँ से जो हमारी अमृत कला जी गई हैं वो भी पैराशूट कैंडिडेट ही मान के चलिए उनको।
तो इन द गिवन सर्कमस्टांसेस अभी की मैं बात करूं तो अगर ग्राउंड लेवल पे कुछ काम होता है, क्योंकि अभी कनवर सिंह के दिन बहुत सारे सवाल बाकी जी का वहाँ पे विरोध हैं, लेकिन अभी गिवन सिचुएशन में मुझे लगता है कि एनएलटी का पलड़ा थोड़ा सा भारी वहां पे रहेगा। अगर बीजेपी और कांग्रेस वहां पे ग्राउंड लेवल पे अपनी कन्वर्सिंग बहुत जबरदस्त तरीके से करती का है, जो जोर लगाना क्या वो ज्यादा प्रभाव नहीं डाल देखिए पाएगा? वो उनका एक प्रभाव- अंतरकला वहां पे चली हुई है, एक हाँ। जो अंतरकला की भावना पूरे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, वो हम आगे भी देखेंगे। ये हम नुकसान देख रहे उठाना हैं, पड़ ये सकता हो रहा है। ये हो रहा है। चलिए, बावल की ये तस्वीर थी। एक लाइन में एक हाँ, फैक्टर है हाँ। कि जैसे हमारे साथी कह रहे हैं जो कि इन लोग के विधायक थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो जनता इस चीज को भी देखेंगे, देखेगी, ये भी चीज़ है। चलिए, बावल की ये तस्वीर हमने जानी और विश्लेषण करने की कोशिश की, क्योंकि ये राव इंद्रजीत जी के प्रभाव वाला क्षेत्र है। उससे पहले उनके पिता राव वीरेंद्र जी का भी यहाँ प्रभाव रहा। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपना प्रभाव यहाँ पर छोड़ पाते, राव अपना प्रभाव यहाँ छोड़ पाते हैं या फिर नहीं, या फिर इंडियन नेशनल लोकदल एक बार फिर से यहाँ पर जीत दर्ज करेगी। आगे बात करते हैं रेवाड़ी हल्के की। रेवाड़ी में कैप्टन अजय यादव 6 बार जीत चुके हैं, 7वीं बार एक बार फिर किस्मत आजमाने जा रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर अच्छा खासा माना जाता है। कांग्रेस पार्टी का प्रभाव भी अच्छा खासा यहाँ माना जाता है और इस बार उन्हीं को टिकट दिया है कांग्रेस ने। इंडियन नेशनल लोकदल ने सतीश यादव को, तो भारतीय जनता पार्टी ने रणधीर सिंह कपड़ीवास को, जो 3 बार हार भी चुके हैं। और सतीश यादव जो इनेलो से हैं वो पिछला चुनाव हारे थे। वोट बैंक की अगर यहाँ बात करें तो 2,30,000 के करीब कुल वोटर यहाँ पर हैं। यही वोटर सबसे ज्यादा 90,000 के करीब है। इसके अलावा 35,000 पंजाबी, तो 20,000 वैश्य समाज के लोग भी यहाँ पर हैं। कुलदीप, रेवाड़ी के बारे में बात करें, अगर कैप्टन अजय यादव क्योंकि 6 बार से लगातार जीत रहे हैं और 7वीं बार किस्मत आजमाने जा रहे हैं, क्या वही प्रभाव वो रिपीट कर पाएंगे या फिर जो बदलाव की जो पूरी हरियाणा की जनता अब चाह रही है? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ मुकाबला कड़ा हो सकता है। हाँ। देखिए, राव इंद्रजीत चाहते थे कि उनकी बेटी को टिकट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी का जो एक नारा है कि कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, तो वहां के चलते मुकाबला थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा हो गया है। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कैप्टन यादव जो हैं वो फायदे में रहेंगे। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब कापड़ीवास साहब इंद्रजीत जी से मिलने गए तो उनसे वो बहुत बेरुखे ढंग से मिले, क्योंकि वो जो अंतर कला है, और अभी आज एक स्टेटमेंट आई है कि वो कोसली में भी किसी किस्म का प्रचार नहीं करेंगे भाजपा के लिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक बहुत जबरदस्त मुकाबला इस सीट को पे देखने को मिल सकता था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो अंदरूनी कला है उसकी वजह से वो मुकाबला नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, देख, एक इसका चीज फायदा और, इसका फायदा कांग्रेस को इसलिए क्योंकि कांग्रेस का जो एंटी इनकम्बेंसी था, हाँ, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास फिर ऑप्शन नहीं बचे। अच्छा, कैप्टन अजय यादव ने पिछले दिनों जो विरोध का उसे नाटक ही कह सकते हैं, एक दिन विरोध किया, इस्तीफा देने की बात कही, लेकिन शाम तक मान गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हमेशा दिल्ली से 10 जनपद से चलता है, ठीक है। और ये चीज जो है यहाँ पर भी सामने आई कि मनमुटाव सिर्फ दिखावे के लिए होता है, जो ऊपर से संदेश आएगा वही पार्टी के वर्कर के मान्य होगा। आज हम जो हरियाणा की स्थिति देख रहे हैं, जो भी लीडर छोड़ के गए हैं वो शायद इसीलिए छोड़ के गए कि उन्होंने उनका कहना नहीं माना और वो पार्टी से कहीं ना कहीं अलग हुए। तो ये जो दिखावा कैप्टन अजय कर रहे थे वो दुनिया के सामने तो आई था। क्या एक बार फिर रिपीट कर पाएंगे कैप्टन अजय? कैप्टन अजय तो यहाँ से लगातार 6 बार जीते और 7वीं बार जीत के हरियाणा में भी रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन इस बार तो विकास में भेदभाव का देखो, उन्होंने भी आरोप लगाया। कहाँ पे विकास में, यहाँ पे अच्छा, एक बड़ी खास बात है, कैप्टन साहब खुद ये मानते हैं कि यहाँ पर पीने का पानी और साफ सफाई यहाँ पर नहीं है। ये खुद वो मानते हैं, कई बार उन्होंने ये बात कही है। नहीं कही है, ये विकास साफ सफाई वाला जो मुद्दा है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि वहां पे इतना नहीं हो पाई। लेकिन अच्छा, वो जब तक हमारा जो सर्कुलर रोड था वो इतना कंजेस्टेड था, पहले हमने वहां पे इतना कंजेस्टेड था कि वहां पे वो नहीं बन पा रहा था। अभी सर्कुलर रोड को एक नया रूप दिया जा रहा है, वो इतना बढ़िया रोड बनाया जा रहा है कि उसके बाद में आपको कहीं पे कोई शिकायत नहीं है। 8 साल तो कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन वो तो पिछले 6 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। सर्कुलर रोड की बात जो आप कर रहे हैं, पिछले 2 महीने में बनना शुरू हुआ है, वो पिछले 2 महीने से उसका काम शुरू हुआ है, अभी तक काम चल रहा है उसका। पहले वहां पे बिजली की लाइन और सीवर पाइप लाइन है और जो भी अगले 20 साल तक जो काम होना था उसकी रूपरेखा तैयार करके वो सारा काम कंप्लीट होने के बाद में वो बनाया गया। उसके पहले भी रोड बने हैं, लेकिन वो बीच बीच में क्या होता था, कभी सीवर लाइन डाल दी जाती थी जिस वजह से रोड टूट जाता था, या बिजली की तारें डाली गई, एक बारी वहां से टेलीफोन की तारें डाली गई, इस वजह से वो 3 बारी रोड टूटा है। अब के वो सारा 2025 के उसके हिसाब से बनाया गया था, उसके बाद में जो भी प्लानिंग थी उनको पूरा होने के बाद में अभी ये तो देखिए, इस बात का तो हम मानिए, पिछले 6 बार से अगर वो विधायक हैं और आज तक भी उनका प्लान नहीं बना है, 10 साल से सरकार है। उससे पहले तो हमारी सरकार नहीं थी, अभी जब 8 साल में बना तो उसके बाद में हमने उनको रेवाड़ी का रूपरेखा बदल दी गई। सरकार आपकी 10 साल। चलिए ठीक है, एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी विधानसभा पर आगे बातचीत जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।